रूल्स। आज के चैप्टर जो हम लोग प्लानिंग का जो टॉपिक कवर अप कर रहे हैं, प्लानिंग के टॉपिक का लेक्चर नंबर 4 का लास्ट पार्ट, पार्ट 2, टाइप्स ऑफ प्लान हमने कल डिस्कस किया था, जिसमें 4 टाइप्स ऑफ प्लान हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और वो 4 टाइप्स ऑफ प्लान कौन कौन थे? ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, स्ट्रेटजी। ये 4 पॉइंट्स, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे रिमेनिंग 4 का, रिमेनिंग 4 कॉमन टाइप्स ऑफ प्लान, एंड नंबर 1 इज देयर रूल्स। रूल्स क्या है? एक एम्प्लॉइज कैसे बिहेव करेंगे, एक एम्प्लॉइज कौन सा एक्शन परफॉर्म करेंगे और कौन सा एक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे, एक एम्प्लॉइज का कौन सा एक्शन होगा, कौन सा एक्शन नहीं होगा, ये डिफाइन करता है रूल्स। जैसे आप ऑर्गेनाइजेशन में इंटर करते हैं, वहां लिखता है नो स्मोकिंग जोन। इट इज अ रूल, आपके लिए रूल है कि उस कंपाउंड में, उस एरिया में क्या करना है, स्मोक नहीं करना है। ठीक है। फिर हो सकता है आपको उस ऑर्गेनाइजेशन में ये दिया जाए कि इन द ऑर्गेनाइजेशन द एंट्री टाइम इज 9 AM, 9 बजे के बाद किसी को एंट्री नहीं मिलेगा। दिस इज वन ऑफ द रूल्स। फिर हो सकता है कि आपके लिए रूल्स हो कि मंथ में 2 दिन ही जो है हर एम्प्लॉइज को छुट्टी मिलेगा, वर्किंग आवर 8 आवर्स का होगा। तो ये जो है ना रूल्स है, रूल्स जो है बेसिकली ये बताते हैं, रूल्स स्पेल आउट, रूल स्पेल आउट क्या बताते हैं? रूल्स बताते हैं स्पेशल एक्शंस और नॉन एक्शंस ऑफ द एम्प्लॉइज, यानी एम्प्लॉइज को क्या, कैसे एक्ट करना और कैसे नहीं करना। 9 बजे क्लास, 9 बजे इंटर कर जाना ऑर्गेनाइजेशन में, तो हो गया वो एक्शन कि आपको 9 बजे आ जाना है। अब नो स्मोकिंग मतलब स्मोक नहीं करना है। तो डूज एंड डोंट्स, यानी ऑर्गेनाइजेशन के वो इंफॉर्मेशन जो एम्प्लॉइज के डूज और डोंट्स को डिस्क्राइब करते हो कि एम्प्लॉइज को क्या करना है और क्या नहीं करना है, दैट विल बी कॉल्ड रूल्स। रूल्स इसलिए ऑर्गेनाइजेशन में लगाए जाते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन में इन्वायरमेंट का डिसिप्लिन क्रिएट हो, यानी ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन का इन्वायरमेंट हो। डिसिप्लिन अचीव करना वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट है एक ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली रन करने के लिए। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहां के एम्प्लॉइज वेल डिसिप्लिन होते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत तेजी से ग्रो करती है, उनके आगे बढ़ने का चांसेस ज्यादा होता है। रूल्स spell out special actions and non actions of the employees, यानी रूल्स बेसिकली डूज एंड डोंट्स है किसके? एम्प्लॉइज के। रूल्स में कोई डिस्क्रिशन अलाउड नहीं होता है, यानी किसी को कोई छूट नहीं मिलता है। और रूल्स किस लिए लगाए जाते हैं? इसलिए लगाए जाते हैं ताकि इन्वायरमेंट, डिसिप्लिन का इन्वायरमेंट क्रिएट हो, ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन का माहौल बने, डिसिप्लिन क्रिएट हो। डिसिप्लिन अचीव करना ऑर्गेनाइजेशन के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हो गया रूल्स। अब बात करेंगे प्रोग्राम्स के बारे में। प्रोग्राम्स जो है ना सब मैक्सिमम चीजों का कॉम्बिनेशन है, यानी प्रोग्राम्स आर द कॉम्बिनेशंस ऑफ गोल्स, यानी ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, रूल्स, यानी जितने भी छोटे छोटे जो प्लान्स है ना, ऑब्जेक्टिव हो गया, पॉलिसीज हो गया, प्रोग्राम प्रोसीजर्स हो गए, रूल्स हो गए, इन सब के कॉम्बिनेशन को हम प्रोग्राम्स कहते हैं। यानी सारे प्लान्स को, सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान को जब आप एक साथ रखेंगे, व्हेन यू पुट टुगेदर ऑल द प्लान्स, it is called rules. The programs are meant to get a systematic working in the organization. प्रोग्राम क्यों तैयार किए जाते हैं? ताकि ऑर्गेनाइजेशन एक सिस्टम के तौर पे वर्क करे, एक कंप्लीट सेटअप के तौर पे वर्क करे। प्रोग्राम्स को इसीलिए लगाया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टमैटिक ढंग से कोई भी काम हो। The programs create relation between policies, procedures and goals. प्रोग्राम जो है बेसिकली रिलेशन क्रिएट करते हैं पॉलिसीज, प्रोसीजर्स और गोल्स के बीच। यानी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉर्ट प्लान्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान्स हैं, चाहे वो प्रोसीजर्स हो, चाहे वो पॉलिसीज हो, चाहे वो गोल्स हो, चाहे वो रूल्स हो, उनके बीच रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया जाता है व्हेन व्हाइल प्रिपेयरिंग ए प्रोग्राम, जब प्रोग्राम बनाया जाता है ऑर्गेनाइजेशन का। द प्रोग्राम्स आर आल्सो प्रिपेयर्ड एट डिफरेंट लेवल। अनलाइक एक और चीज है जो डिफरेंट लेवल पर, सारे लेवल पे प्रिपेयर किया जाता है, क्या है वो? कौन सा प्लान है वो? अपार्ट फ्रॉम प्रोग्राम पे डिफरेंट लेवल्स पे प्रिपेयर किया जाता है। प्रोग्राम्स के अलावा कौन सा प्लान है जो सारे लेवल से प्रिपेयर किया जाता है? कोई बताएगा कमेंट बॉक्स में? क्विक क्विक। पॉलिसीज करेक्ट आंसर है।
करेक्ट आंसर है। दो लोगों ने रिप्लाई किया, क्विकली रिस्पॉन्ड किया करो, लोग पढ़ो, पढ़ के देखो इंटरैक्टिव सेशन का आप पढ़ेंगे ना, सेल्फ स्टडी करेंगे, नोट्स प्रिपेयर करेंगे तो 4-5 घंटा तो आपका उसमें टाइम जाएगा ही जाएगा। एंड इट विल हेल्प यू, इट विल हेल्प यू इन मेनी वेज, कई तरीके से आपको उससे हेल्प मिलेगा। ठीक है, इंटरैक्टिव क्लास बनाने से ऐसा महसूस होना चाहिए कि भाई हम क्लासरूम में ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम सारे क्वेरीज क्वेश्चंस डॉट्स पूछ पा रहे हैं। बराबर, तो प्रोग्राम पॉलिसीज को भी डिफरेंट लेवल्स पे, यानी लोअर मिडिल एंड टॉप लेवल, तीनों लेवल्स के मैनेजर्स जो है पॉलिसीज प्रिपेयर करते हैं। उनके पास जो डे टू डे प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए जो रूल्स बनाते हैं, जो भी वो वेज फाइंड आउट करते हैं, उनको पॉलिसीज कहा जाता है। प्रोग्राम्स भी डिफरेंट लेवल पे हर ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे वो मिडिल लेवल हो, चाहे वो लोअर लेवल। फिर बात करेंगे हम लोग मेथड्स के बारे में। मेथड्स क्या है? मेथड्स can be defined as the formalized or systematic way of doing routine and repetitive jobs. Doing routine and repetitive jobs, यानी जो रूटीन काम है एक ऑर्गेनाइजेशन में, जो हर दिन रूटीन के तौर पे जो फंक्शन होना है, जो भी जॉब परफॉर्म होना है, जो भी जॉब जो लगातार बैक टू बैक परफॉर्म होने, रिपीटेटिवली परफॉर्म होने, आज भी वही काम हुआ, कल भी वही होगा, अगले दिन भी वही होगा। तो ऐसे सारे काम के लिए जो वेल सेट, जो डिफाइंड तरीका होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन ने जो डिफाइन किया होगा कि काम कैसे होना चाहिए, तो एक पर्टिकुलर जॉब कैसे परफॉर्म होना चाहिए, रूटीन जॉब कैसे परफॉर्म होना चाहिए, तो वो जो डिफाइंड सिस्टमैटिक, डिफाइंड फॉर्मलाइज्ड वे है, उसको हम क्या कहेंगे? मेथड्स कहेंगे। मैनेजर्स को, द मैनेजर्स डिसाइड इन एडवांस द कॉमन वे ऑफ डूइंग अ जॉब। मैनेजर जो है पहले से एक कॉमन तरीका क्यों डिसाइड करते हैं किसी भी जॉब को परफॉर्म करने का? किस लिए करते हैं? इसलिए करते हैं ताकि देयर इज नो डॉट इन द माइंड्स ऑफ एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज के माइंड में कोई डॉट्स ना रहे कि उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। इट शुड बी वेरी मच क्लियर इन द माइंड्स ऑफ द एम्प्लॉइज। तो इसके लिए मेथड्स डिफाइंड होते हैं, वेल डिफाइंड सिस्टमैटिक तरीका जो है पहले से ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एम्प्लॉइज को बताया जाता है, ताकि एम्प्लॉइज के माइंड में किसी भी तरह का डाउट ना हो। There can be uniformity in actions of the employees. Employees के एक्शन में यूनिफॉर्मिटी हो। क्या मतलब है यूनिफॉर्मिटी होने का? मतलब सारे एम्प्लॉइज उनके एक्शन सेम तरीके के हो, एक ही जैसे एक्शंस हो, यानी अगर सेम जॉब कर रहे हैं तो सबके एक्शन सेम होने चाहिए। क्लियर है? तो यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, एम्प्लॉइज के एक्शंस में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, यानी सारे एम्प्लॉइज जो है एक तरीके से काम करें, एक प्रॉपर सिस्टम, एक प्रॉपर मशीनरीज की तरह काम करें, उसके लिए जो है मेथड्स डिसाइड किए जा रहे हैं। These help in applying the techniques of standardization and simplification. ये हेल्प करता है, मेथड हेल्प करता है किस चीज के लिए? ऑर्गेनाइजेशन में स्टैंडर्डाइजेशन लाने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन में सिंप्लीफिकेशन को अचीव करने के लिए। स्टैंडर्डाइजेशन क्या है, सिंप्लीफिकेशन क्या है, आप लोगों ने प्रिंसिपल्स चैप्टर में पढ़ा होगा। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में FW टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, FW टेलर नहीं, हेनरी फेरोल वाले टॉपिक में स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन का एक प्रिंसिपल दिया हुआ है। स्टैंडर्डाइजेशन यानी सारे प्रोडक्ट एक स्टैंडर्ड लेवल के हो, प्रोडक्ट में स्टैंडर्डाइजेशन हो, और प्रोडक्ट को जितना सिंपल रखा जाए इन टर्म्स ऑफ साइज, क्वांटिटी, क्वालिटी एक्सेट्रा, इन टर्म ऑफ साइज, बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइज को कैसे शॉर्ट किया जाए। तो टेक्निक्स जो है, यानी मेथड जो है ना, हेल्प करते हैं ताकि हम उन टेक्निक्स को अडॉप्ट कर सके, और जिससे स्टैंडर्डाइजेशन आए और जिससे ऑर्गेनाइजेशन में सिंप्लीफिकेशन आए। ओके, सेकंड पॉइंट हम रिपीट कर देंगे। एक्ट एज ए गाइड फॉर एम्प्लॉइज। मेथड्स जो है ना वो एम्प्लॉइज के लिए गाइड्स के तौर पे एक्ट करते हैं, यानी मेथड्स के जरिए एम्प्लॉइज को ये पता होता है, गाइडेंस मिला हुआ होता है कि हम एम्प्लॉइज उन मेथड्स को देख करके समझ पाते हैं कि हमको अब ये काम करना है, अब ये काम करना है, दिस आर द एक्टिविटीज दैट आई एम गोइंग टू डू नेक्स्ट। एम्प्लॉइज के माइंड में क्लैरिटी होता है, तो एम्प्लॉइज के लिए भी एक गाइडलाइंस के तौर पे एक्ट करता है, यानी एम्प्लॉइज को एक दिशा निर्देश मिलता रहता है मेथड्स के होने की वजह से।
If the common way of doing the job is not decided in advance, then there will be confusion and comparison will not be possible. अगर कॉमन तरीका, एक जॉब को करने का एक कॉमन तरीका डिसाइड नहीं करा गया, मान लो फर्नीचर ही बनाना है और फर्नीचर कैसे बनाना है ये कॉमनली डिफाइन नहीं करा गया, तो क्या होगा, सब लोग अपने अपने तरीके से फर्नीचर बनाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, कंफ्यूजन भी क्रिएट होगा कि कब किसको कौन सा काम करना है, उसके बारे में उसको क्लैरिटी नहीं है। और दूसरा ये कि 2 3 4 एम्प्लॉइज के काम को आप कंपेयर भी नहीं कर पाएंगे उस तरीके से। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कंफ्यूजन ना हो, आप चाहते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में आप वर्क को, डिफरेंट एम्प्लॉइज के काम को कंपेयर करें, तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको पहले से वेल डिफाइंड मेथड्स होने चाहिए, काम को करने का डेफिनेट वे होना चाहिए, एंड दैट डेफिनेट वे को हम कहते हैं मेथड्स। तो अगर मेथड्स पहले से डिसाइड कर दिया जाएगा तो ना तो एम्प्लॉइज के माइंड में कंफ्यूजन आएगा और साथ ही साथ कंपैरिजन भी पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि मेथड्स डिफाइन ना होने के एब्सेंस में ये दो चीज ऑर्गेनाइजेशन में नहीं मिलेगा, कंफ्यूजन होगा और कंपैरिजन पॉसिबल नहीं होगा। सेकंड पॉइंट, यानी देयर कैन बी यूनिफॉर्मिटी इन द एक्शन ऑफ एम्प्लॉइज, यही पॉइंट पूछना चाह रहे हैं ना आनंद। सेकंड पॉइंट तो यही है ना, देयर कैन बी यूनिफॉर्मिटी इन एक्शन ऑफ द एम्प्लॉइज। हाँ, तो यूनिफॉर्मिटी इन द एक्शन ऑफ द एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज के एक्शन में यूनिफॉर्मिटी आए, इसके लिए मेथड्स डिसाइड किए जाते हैं। क्या मतलब है, जैसे मान लो एक आपने फैक्ट्री सेटअप करा, चप्पल बनाने की फैक्ट्री सेटअप करा, ठीक है, तो आपने चप्पल कैसे बनाना है, आपने मेथड बना लिया, मेथड डिफाइन कर लिया, कटिंग करवाना है, वो जो क्या थर्मोकोल टाइप का जो मटेरियल जिसको आप कहते हैं रॉ मटेरियल, जिसको कटिंग करना है, एक जगह कटिंग होना है, एक जगह उस पे ऊपर के पार्ट रिसोल करने हैं, एक जगह उसके फर्दर पार्ट को, यानी वर्क डिवाइड हो गया हो प्रॉपर्ली, और हर डिपार्टमेंट में आपने एक इंडिविजुअल एम्प्लॉइज को 2 3 लोगों को अपॉइंट कर दिया, मान लो कटिंग के सेक्टर में 3 लोगों को अपॉइंट कर दिया, तो उनको पहले से बताया हुआ रहेगा कि उनको क्या क्या काम करना है, ठीक है ना। तो अब आप जैसे ही आप उस फैक्ट्री में एंटर करोगे, आप क्या पाओगे कि कटिंग करने के लिए 4 लोग बैठे हुए, सब कटिंग कर रहे हैं और एक ही तरीके से कर रहे हैं, कोई अगर पेस्टिंग कर रहा है तो एक ही तरीके से कर रहा है, कोई अगर स्टिचिंग कर रहा है तो एक ही तरीके से कर रहा है, राइट। तो यूनिफॉर्मिटी आ गई एम्प्लॉइज के एक्शन। लास्ट पॉइंट ये है कि अगर मेथड डिसाइड नहीं किया जाएगा तो इससे दो नुकसान होना है। पहला तो ये कि एम्प्लॉइज कंफ्यूज रहेंगे कि उनको क्या करना है, कैसे करना है, इस तरह का कंफ्यूजन ऑर्गेनाइजेशन में बना रहेगा। और दूसरा ये कि सब लोग अपने अपने तरीके से काम करेंगे तो सबका रिजल्ट डिफरेंट होगा, और जब रिजल्ट डिफरेंट होगा तो आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कंपैरिजन के लिए जरूरी है कि सबने एक ही तरीके से उस वर्क को परफॉर्म किया। अगर एक ही तरीके से उस काम को नहीं किया तो फिर आप उसको कंपेयर नहीं कर पाएंगे। अब आते हैं बजट्स के बारे में। बजट क्या है? बजट, बजट इज द स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स। देखो, जो रिजल्ट आप जो उम्मीद कर रहे हो, जैसे मान लो आपने फैक्ट्री बनाया है तो आपने वहां पर टारगेट रख दिया कि हम एक महीने में, इन 1 मंथ आई वुड लाइक टू अटेन द सेल्स ऑफ ₹10 लाख, 10 लाख का सेल्स अचीव करना चाहते हैं, दैट इज योर बजट। या फिर मान लो आपने फैक्ट्री सेटअप करा है तो वहां पर आप एक न्यूमेरिकल सेट किया कि हम लोग 5 लाख रुपीज इन्वेस्ट करके 10,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करेंगे, इट इज अ बजट, है ना। तो बजट एक स्टेटमेंट है जिसमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट, यानी जो आप रिजल्ट अचीव करना चाहते हैं उसको न्यूमेरिकल टर्म्स में, यानी नंबर के टर्म्स में, अमाउंट के टर्म्स में एक्सप्रेस किए जाते हैं। वो अमाउंट रुपीस में भी हो सकता है और वो अमाउंट यूनिट में भी हो सकता है। जैसे हमने एग्जांपल दिया कि 5 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, कॉस्ट 5 लाख रुपया लगना चाहिए और प्रोडक्शन 10,000 यूनिट होना चाहिए। तो यहाँ पे 10,000 यूनिट ये भी बजट को डिस्क्राइब कर रहा है, और जो कॉस्ट है 5 लाख रुपीस ये भी बजट को ही एक्सप्लेन कर रहा है। लेकिन बजट्स के बारे में यहाँ दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बजट्स आर ऑलवेज मेजरेबल एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दीज आर फाइनेंशियल इन नेचर। बजट्स हमेशा ऐसे होने चाहिए जिसको हम मेजर कर सकें, और ज्यादातर समय जो बजट होता है ना वो फाइनेंशियल नेचर का होता है, यानी जिसको हम मनी में मेजर कर सकते हैं। फाइनेंशियल नेचर का बजट मोस्टली प्रिपेयर किया जाता है, चाहे वो सेल्स बजट हो, चाहे वो प्रोडक्शन बजट हो, चाहे वो सैलरी का बजट हो, यानी स्टाफ के पेमेंट का बजट हो। ये ज्यादातर जो बजट होते हैं ना वो फाइनेंशियल नेचर के होते हैं। तो इसका मतलब ये भी आपको नहीं समझना है ना, यहाँ पर कह रहा है
मोस्ट ऑफ द टाइम, यानी नॉट ऑलवेज, यानी जरूरी नहीं है कि हर समय जो है बजट जो है आप इन द फॉर्म ऑफ मनी फाइनेंशियल फॉर्म में ही प्रिपेयर करेंगे। देयर आर टाइम्स जब आप फाइनेंशियल फॉर्म में बजट ना प्रिपेयर करके जो है वो डिफरेंट टर्म्स में बजट प्रिपेयर कर सकते हैं, दैट इज अलाउड। इसलिए फिर आप तीसरा पॉइंट कह रहे हैं डज नॉट मीन दैट कंपनी प्रिपेयर्स ओनली फॉर फाइनेंशियल बजट। इसका मतलब ये नहीं समझना है कि कंपनी को सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल बजट ही प्रिपेयर करना है। कंपनी नॉर्मली फाइनेंशियल बजट प्रिपेयर करता है, यानी वैसा बजट प्रिपेयर करता है, इसको हम मनी में एक्सप्रेस कर सकते हैं, पैसे के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ फाइनेंशियल बजट प्रिपेयर करता है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट आल्सो प्रिपेयर्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, जैसे स्टॉक के यूनिट्स डिसाइड करना वगैरह वगैरह। क्लियर है ये पॉइंट? तो बजट समझ में आया। expected result mentioned in numerical terms, and that numerical terms will be mostly of financial nature, mostly of financial nature, most of the time of financial nature, always नहीं, most of the time, always नहीं। क्यों? क्योंकि always financial nature का हो इसका मतलब ये होगा कि फाइनेंशियल बजट के अलावा कोई बजट प्रिपेयर ही नहीं करेंगे, एंड दैट इज नॉट ट्रू। आप ये भी बजट प्रिपेयर करते हैं कि हम एक महीने में कितना यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, तो कितने यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो मनी में नहीं ना बता रहे, कितना यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, तो 10,000 यूनिट ये फाइनेंशियल बजट नहीं है, फाइनेंशियल टर्म में एक्सप्रेस नहीं किया आपने, ये आप डिफरेंट टर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो ये भी बजट है एक तरीके से। तो ये हो गया 4 पॉइंट। अब आपके सामने एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हैं, इसका आंसर करना है। लेक्चर नंबर 4 से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, एसेस योरसेल्फ। यार 6 क्वेश्चंस आप लोगों को दिए गए हैं। पॉलिसीज ऑब्जेक्टिव में डिफरेंस बताइए, पॉलिसीज प्रोसीजर में डिफरेंस बताइए, प्रोसीजर्स मेथड्स में डिफरेंस बताइए, पॉलिसीज रूल्स में डिफरेंस बताइए, रूल्स मेथड्स में, स्ट्रेटजीज एंड पॉलिसी। स्क्रीनशॉट ले लें और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे आप लोग। प्रमोट करिए।